नेपाल की हालिया उथल-पुथल पर ये रही जरूरी जानकारी। देखिए, नेपाल में आजकल युवाओं के विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता और शासन की चुनौतियां छाई हुई हैं। ये ग्रुप डी करंट अफेयर्स के लिहाज से काफी अहम है। तो आइए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो पहली बात, हाल के जो विरोध प्रदर्शन है वो 4 सितंबर 2025 को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे बैन के बाद भड़के। हालांकि ये बैन 9 सितंबर को हटा भी लिया गया। पर देखिए, असली जड़ें कहीं गहरी हैं। भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, अर्थव्यवस्था ठहरी हुई है और बेरोजगारी तो है ही। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। कम से कम 19 जाने गई, संसद भवन और नेताओं के घर तक जला दिए गए। नतीजा, गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और आखिरकार 10 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इन सबको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बात यह है कि ये घटनाएं नेपाल की पुरानी राजनीतिक अस्थिरता को साफ दिखाती हैं। आप सोचिए, 2008 में राजशाही खत्म हुई, तब से लेकर अब तक 13 से ज्यादा सरकारें बन चुकी हैं, पर कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। हाँ, 2015 का संविधान नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य तो बताता है, लेकिन मौजूदा सिस्टम से मोहभंग इतना है कि अब राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए समर्थन बढ़ रहा है, जैसा कि 28 मार्च 2025 को हुए प्रदर्शनों में भी दिखा था। और तीसरी अहम बात, इन विरोधों के पीछे ना गंभीर आर्थिक मुद्दे भी हैं। हाँ, ये सही है कि 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि 4.4% से 4.5% रहने का अनुमान है और महंगाई दर भी 5.2% तक कम होने की उम्मीद है। लेकिन भाई, उच्च बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी कारण पिछले बस 1 साल में 7,40,000 से ज्यादा युवा रोजगार के लिए विदेश चले गए। और ऊपर से पोखरा हवाई अड्डे में हुआ वो $71 मिलियन का गबन और फर्जी शरणार्थी घोटाला, मतलब लोगों को गलत कागजात पर विदेश भेजने वाला मामला। ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों ने भी जनता के गुस्से को और भड़काया है। तो कुल मिलाकर नेपाल इस वक्त युवाओं के विरोध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं के एक जटिल मिश्रण का सामना कर रहा है, जिससे मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।